नमस्कार। आज 28 जनवरी सन 2022 दिन शुक्रवार, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी, विकासखंड बिसरख, शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मन संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी अपने वरिष्ठ पत्रकार एवं इंसाइक्लोपीडिया नोएडा से आदरणीय विनोद शर्मा जी के साथ नोएडा खबर.com के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। आज जिस विषय पर चर्चा करने हेतु हम सब यहाँ उपस्थित अपने गणमान्य मुख्य अतिथि के साथ उपलब्ध और उपस्थित हैं, उसका विषय है चुनावी बिसात विनोद शर्मा जी के साथ। और आज की हमारी मुख्य अतिथि आज की श्रृंखला के एपिसोड 5 में नोएडा विधानसभा 61 नंबर से कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती पंखुरी पाठक जी हमारे साथ उपलब्ध हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। तो चलिए इस वार्ता को हम आरंभ करते हैं। ओवर टू यू विनोद शर्मा जी। बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद अतुल जी। नमस्कार सबको। और मेरे साथ में आज जुड़ रही हैं पंखुड़ी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। और साथ ही अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं अपील करता हूं पूरे क्षेत्र के वोटरों से कि वो 10 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में जाकर मतदान करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, ताकि आप लोकतंत्र के उस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाएं। इसके साथ हम चर्चा करते हैं नोएडा विधानसभा की। और आज के इस कार्यक्रम में पंखुड़ी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं पंखुड़ी जी से कुछ महत्वपूर्ण बात है, उस पिछले 3-4 साल से आप काफी सक्रिय हैं नोएडा विधानसभा में। आप ये बताइए कि अगर आपका जो जनता के पास आप जा रहे हैं तो कांग्रेस को वोटर वोट क्यों दें, आप इस बारे में बताइए जी। विनोद जी, यहाँ नोएडा में अलग अलग जो तबके हैं उनके कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया है। और जहां पर भी मैं जाती हूँ लोग परेशान हैं। लोग बताते हैं कि हम लंबे समय से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, हम सभी लोगों ने देखा 4 महीने सड़कों पे सब लोग रहे, लंबा आंदोलन रहा, लेकिन उनकी मांगों का जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई। हमारे जो फ्लैट बायर्स हैं, जो अनेकों सोसाइटीज में रहते हैं, 10-10 सालों से उन लोगों की रजिस्ट्रियां अटकी हुई हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने फ्लैट्स का पोजेशन नहीं मिला है। सेक्टर्स में हम देखते हैं फ्री होल्ड का मसला है। कई जगह पे नालियों का जो खुली हुई नालियां है, गंदगी है, सीवर सिस्टम है। तो ये ऐसे विषय हैं जो कि एक आम नोएडा वासी के जीवन से जुड़े हुए हैं। और लोगों ने बहुत यहाँ पे सब लोगों को अपना समर्थन दिया, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि उनके काम नहीं हो पाए। यहाँ बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, और भाजपा के तो लगातार यहाँ विधायक रहे, भाजपा की सरकार भी रही है। तो मैं जहां पर भी जाती हूँ लोगों में एक रोष है, और लोगों का ये कहना है कि हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे काम करा सके। आपके पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप काम करना चाहेंगी, और आपको लगता है कि जब लोगों के पास आप जाते हैं तो वो आपने जो अभी बताया, चर्चा की, लेकिन आप ठोस वो मुद्दे बताएं कि किस तरीके से काम करेंगे जी। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो हमारा पुस्ता पार का जो क्षेत्र माना जाता है। वहां पे दयनीय हालात है, आप सड़कों पे चल नहीं सकते। और इन सभी जगहों की रजिस्ट्रियां नोएडा अथॉरिटी द्वारा की गई है, लेकिन वहां पे बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं है। उन लोगों के लिए काम करना मेरी प्राथमिकता है। वैसे ही जो हमारे फ्लैट बायर्स हैं, क्योंकि मैं भी एक फ्लैट में रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि कितना मुश्किल होता है जब आपके पास आपका नाम ना हो, रजिस्ट्री ना हो, एक ठोस कागजात ना हो। तो फ्लैट ओनर्स बहुत परेशान है। कई हैं जो बुजुर्ग हैं, पूरे जीवन की कमाई लगाकर उन लोगों ने अपने फ्लैट खरीदे, और आज उनको इस बात का डर है कि उनके नाम पर उनका फ्लैट नहीं है। तो ये सभी जो मुद्दे हैं ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। यहाँ महंगाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नोएडा में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर चीज यहाँ पर महंगी है, और ऐसे में जो निजी स्कूलों की फीस है उससे लोग बड़े परेशान हैं, खासकर महिलाएं उससे बहुत परेशान हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पे मैं काम करना चाहती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाएं मुझे बताती हैं कि घर में एक गाड़ी है, अगर हम जाना चाहते हैं तो यहाँ कोई बस की सेवा नहीं है। हम लोगों को ओला या उबर लेना पड़ता है, या ऑटो बहुत महंगे हैं। तो मुझे लगता है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे काम करना बहुत आवश्यक है, और लोगों का अपनी प्रॉपर्टी पे जो अधिकार है वो उनको दिलवाना बहुत जरूरी है। अभी आपने जो जनता के अधिकार की बात कही, उनमें 2 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं कि एक तो
ग्राम पंचायतें समाप्त हो गई 2015 में। जी दूसरी ये बात है कि आई सामने कि यहाँ पर नगर निगम या कोई ऐसे नागरिक अधिकारों से जुड़ी कोई बॉडी नहीं है। इसके बारे जी में आपका क्या विचार है? देखिए, जो यहाँ एक लोकल बॉडीज नहीं है, ना तो गांव में ग्राम पंचायत है, ना शहर में कोई म्युनिसिपल बॉडी है, उसके चलते बहुत सारी जो म्युनिसिपल जिम्मेदारियां हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि नोएडा अथॉरिटी के अंडर ही क्योंकि सब कुछ आता है, तो सही तरह से काम नहीं हो पाते हैं। और आप अगर देखा जाए, इस शहर में जो सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव है वो विधायक है। तो लोग कहीं ना कहीं जब उनके यहाँ चाहे नाली का मुद्दा है, चाहे अगर वहां से कहीं से कूड़ा नहीं इकट्ठा हो रहा, ये सभी मुद्दों के लिए लोग चाहते हैं कि ऐसा विधायक हो जो उनकी बात प्रशासन और प्राधिकरण तक पहुंचा सके। मेरा ये मानना है कि क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो नोएडा अथॉरिटी का म्युनिसिपल फंक्शंस के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनना चाहिए और नोएडा अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम अथॉरिटी के चक्कर काटते रहते हैं, तो ऐसे जन सुनवाई केंद्र बनने चाहिए लोकल एरियाज में, जैसे आपके वर्क सर्कल्स में, जहां पे लोग जाके स्थानीय लोग अपनी समस्या रख सकें, उनको एक नंबर मिले और उनको समयबद्ध तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान हो। तो एक स्ट्रक्चर नोएडा अथॉरिटी के तहत ही बनना चाहिए जो अकाउंटेबल हो और जिसकी जवाबदेही फिक्स हो। हम्म। अच्छा, यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है प्राइमरी स्कूल की शिक्षा। जी अगर हम यहाँ चर्चा करेंगे तो पता चला लगेगा, दिल्ली के साथ सटा हुआ इलाका है। जी दिल्ली में चिल्ला से लेकर घड़ौली कोंडली तक 5 किलोमीटर के दायरे में 12 इंटर कॉलेज है। नोएडा इतना बड़ा शहर है, यहाँ केवल एक लड़कों का सेक्टर 12 में है, एक लड़कियों का सेक्टर 51 में है और 2 स्कूल महामाया और पंचशील हैं। लेकिन इतनी पॉपुलेशन के बावजूद क्या वहां पे 12 इंटर कॉलेज है, यहाँ इतने कम है? और यही हालत प्राइमरी स्कूलों की जो सरकारी स्कूल हैं। तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका फोकस रहेगा? देखिए, ज़रूर रहेगा। यहाँ कहीं न कहीं एक प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस का एक दबदबा है और सरकारी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। मुझे लगता है कि स्कूलों का सुधार होना भी बहुत आवश्यक है, उनका आधुनिकरण होना भी बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ उनकी संख्या भी बढ़नी ज़रूरी है। अगर देखा जाए हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बहुत कमी है, जबकि नोएडा में सारे संसाधन है, यहाँ जगह है, यहाँ क्वालिफाइड लोग ऐसे हैं जो कि अवेलेबल हैं अलग-अलग कोर्सेज को पढ़ाने के लिए। मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात रखी है कि हम नए स्कूलों की स्थापना करेंगे और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के भी केंद्रों की जो कि सरकारी हो, जहाँ पे आम घरों के बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज नहीं है, यहाँ पे अगर प्रयास किया जाए तो ये संस्थान बन सकते हैं और अभी जो कमी है उसके चलते नोएडा के बहुत सारे बच्चों को अलग-अलग जगह पे पढ़ने जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है या तमाम अलग शहरों में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से यहाँ पर शिक्षा के संस्थानों की कमी है और उनकी स्थापना करने का काम हम करेंगे। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है, जो नोएडा प्राधिकरण 1976 में बना था और गांव जी, की आबादी के जो मसले हैं वो आज तक हल नहीं हुए। उस समय नोएडा प्राधिकरण ने, जब क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय, जब नोएडा का गठन हुआ था, तो उस समय ये वादा किया था कि जो किसानों की जमीन जाएगी उन किसानों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिलेगा और जी, साथ ही उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी। अगर प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री भी लगेगी, उनमें भी उनके जो अलॉटमेंट लेटर थे उसमें इसका प्रावधान किया गया था कि इसमें रिजर्वेशन रहेगा। वो 10% था, पहले 5% 10% था उस समय, लेकिन उसको ना तो कभी पालन किया गया और ना ही उसकी मॉनिटरिंग हुई और धीरे धीरे उन सब पर चुप्पी साध ली गई। अब नोएडा भी है, ग्रेट नोएडा भी है, यमुना भी है, क्योंकि हम नोएडा में बैठे नोएडा की बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं एक एजुकेशन रजिस्टर और एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर नोएडा प्राधिकरण में या जिला प्रशासन के डीएम की अध्यक्षता में बने और गांव के वो बच्चे जिनके दाखिले नहीं हो पाते हैं स्कूलों में, उनके वहां नाम दर्ज हो और वहां से स्कूल को भेजे जाएं, या जहां वहां से नाम दर्ज हो और एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्री में भेजे जाएं। तो इस तरह की स्थायी व्यवस्था अगर होगी तो शायद इन दोनों का समाधान होगा। इस बारे में आपका क्या कहना? विनोद जी, बहुत अच्छा आपने ये मुद्दा उठाया क्योंकि ये एक इतनी कॉमन समस्या है। मैं गाँव के कई लोगों को देखती हूँ जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम है, लेकिन एमिटी और डीपीएस और तमाम जो बड़े स्कूल हैं, वो गाँव का एड्रेस देखकर ही बच्चों को नहीं दाखिला देते हैं।
और उनको अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, अप्रोच लगवानी पड़ती है। कई सारे केसेस मैंने अपने सामने ऐसे देखे हैं। एक समस्या यहाँ और है कि यहाँ पे स्कूलों पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। यहाँ के जो पेरेंट एसोसिएशन है, उनका लंबे समय से मांग है कि स्कूल्स का जो मैंडेटरी ऑडिट होता है वो किया जाए, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि नोएडा में नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कभी इन मुद्दों पे किसी भी जनप्रतिनिधि ने चर्चा नहीं करी। मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि ने समय से ये मुद्दा उठाया होता, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्कूल कोई प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज नहीं है। जो स्कूल होते हैं, निजी स्कूल भी हैं, उनको भी सब्सिडाइज रेट पे जमीन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। तो ऐसे उनकी भी एक शहर के लिए और जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है उनके लिए जिम्मेदारी है। 25% जो ईडब्ल्यूएस कोटा होता है उसका भी नोएडा के स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं। तो अगर सही तरह से इन मुद्दों को उठाया जाए, अगर जनप्रतिनिधि कोई ऐसा हो जो आगे आकर इन पे बात करे, और पिछले साल भी कोविड के बाद जिस समय पेरेंट्स का ये कहना था कि हम लोगों को इतना लॉस हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और स्कूल तभी भी फीस बढ़ा रहे हैं, तब शायद इस क्षेत्र में मैं अकेली थी जिसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये लेटर भी लिखा था कि पेरेंट्स की लगातार ये मांग है, आप ऑडिट कराइए और इस पे कंट्रोल करिए जो लगातार यहाँ पे फीस बढ़ रही है। तो मुझे लगता है अगर सही तरीके से इस मुद्दे पे काम किया जाए तो स्कूल्स को भी हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। स्थानीय बच्चों को भी हम लोग यहाँ पे जो ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं इनको एंड कर सकते हैं। उद्योगों की जहां आपने बात करी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बड़े बड़े कंपनियों के बाहर ये बोर्ड लगे होते हैं कि लोकल जो लोग हैं उनको या इतने किलोमीटर तक के क्षेत्र के लोगों को हम लोग रोजगार नहीं देंगे, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप इस तरह की पॉलिसी नहीं बना सकते हैं कि आप लोकल बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को कभी भी प्राथमिकता से उठाया नहीं गया और मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रही हूँ। आने वाले समय में भी हम इसको उठाएंगे और लीगली और पॉलिटिकली जो भी इसका सोल्यूशन निकलेगा वो हम लोग निकालने का काम करेंगे। अतुल जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से निकले वो कहाँ तक पहुंचे हैं, उसके मैंने एक बार दृष्टांत किया था। अतुल जी। पंखुड़ी जी धन्यवाद। विनोद जी आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मैं इस थोड़ी बात को आगे ले जाता हूँ पंखुड़ी जी। पंखुड़ी जी आज 28 जनवरी का दिन है। ठीक एक माह पहले 28 दिसंबर को 136 साल पहले बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। 136 साल पूरे किए, यानी अब आपकी पार्टी 136 साल 1 महीने की हो चुकी है। आज 28 जनवरी है। मैम, नोएडा 20,316 हेक्टेयर क्षेत्रफल का फैला हुआ एक क्षेत्र है जो कि 2 नदियों के बीच में बसता है, यमुना और हिंडन। 61 नंबर की विधानसभा में 8 जनवरी को आचार संहिता लगती है और 5 जनवरी 2022 के आधार पर मैं केंद्र निर्वाचन आयोग की सूची पढ़ता हूं तो उसमें नोएडा विधानसभा में 6,90,231 यानी लगभग 7 लाख वोट हैं, जिसमें 4 लाख पुरुष के हैं और 3 लाख महिलाओं के हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसी नारे को आप आगे लेके जा रही हैं। तो एक महिलाओं के मन में बड़ा सवाल उठ रहा है। मैम, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में एफिलिएशन में नहीं जाना चाहेंगे। जब दिल्ली में बसों में फ्री सर्विस सुविधा हो सकती है महिलाओं के लिए, तो क्या आपके मैनिफेस्टो में ये है कि नोएडा में भी अगर सिटी बस सर्विस चालू होती है तो महिलाओं को ये आप तोहफा दे सकती हैं? ओवर टू यू मैम। देखिए, प्रियंका जी ने जो हमारा पहली हम लोग वो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र निकाला था और प्रियंका जी ने तमाम प्रतिज्ञाएं महिलाओं से जुड़ी हुई ली थी। उसमें घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि पूरे प्रदेश में हम लोग महिलाओं के लिए बस सेवा को निःशुल्क कराएंगे। और क्योंकि नोएडा में बस सेवा है ही नहीं, तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा है कि यहाँ पे हम बस सेवा शुरू कराएंगे और जिसमें कि महिलाओं के लिए निःशुल्क हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि महिलाओं को थोड़े पुश की जरूरत है। एक यहाँ की जो महिलाएं हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं बड़ा महंगा यहाँ का जीवन है, महिलाएं भी चाहती हैं कि घर की आमदनी में वो कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ काम कर सके, लेकिन तमाम कारणों की वजह से वो पीछे रह जाती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है। अगर नोएडा में कहने को मेट्रो है, लेकिन आम जगहों से, सेक्टर से, गाँव से मेट्रो का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब तक एक आपकी सिटी के अंदर कोई बस सेवा नहीं होगी, तब तक बहुत सारी महिलाएं हैं जो जिस जगह पे वो काम करने जाना चाहती है वहां पे वो नहीं पहुंच पाएंगे। और मुझे लगता है जो छोटे छोटे बेनिफिट होते हैं फ्री बस सेवा जैसे, इससे एक माहौल ऐसा बनता है जिसमें कि लोग भी आगे सामने आते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस फील होता है और उनको भी ऐसा लगता है कि सरकार उनके बारे में सोच रही है। तो मेरे मैनिफेस्टो में ये पॉइंट है कि महिलाओं के लिए हम लोग निःशुल्क रखेंगे बस सेवा को और बस सेवा शुरू करेंगे नोएडा में।
आपको मैं आज एक ऐसा किस्सा बताता हूँ जो आप सुनकर आप आश्चर्य होगी और रोचक भी लगेगी आपको। जी। मैंने आज से 4 साल 5 साल पहले एक स्टोरी की थी। एक लड़का छलेरा गाँव में, उसके पिताजी मदर डेयरी में काम करते थे और वो प्राइमरी स्कूल में दाखिला करा 5वीं तक पढ़ाने के बाद छलेरा गाँव के स्कूल में उसने 6ठी में दाखिले के लिए कैम्ब्रिज स्कूल में संपर्क किया और पेरेंट्स को, बच्चे को ये कह के प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि गाँव का बच्चा है, माहौल खराब करेगा और वो निराश हो गए। लेकिन पेरेंट्स ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने इधर-उधर से जुगाड़ करके किसी तरीके से चाहे कोई अप्रोच लगाई, बच्चे का दाखिला करा दिया। 6ठी से लेके 12वीं तक उस बच्चे ने हर क्लास टॉप की और 12वीं के बाद उस बच्चे का आईआईटी चेन्नई में दाखिला हुआ, वहाँ उसने गोल्ड मेडल जीता। बच्चा बैंगलोर गया और बैंगलोर के बाद इस समय वो नीदरलैंड में है। जब वो स्टोरी मैंने सुनी तो मैं उनके घर गया, मैंने स्टोरी की, बात की और आज वो स्टोरी उनके घर में ड्राइंग रूम में लगी हुई है, छपी हुई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि गाँव के बच्चों को स्कूलों द्वारा ये कह के इनकार कर देना कि ये गाँव का एड्रेस है, प्रतिभाएँ बिखरी पड़ी हैं। अगर उन प्रतिभाओं को मौका समय पर नहीं दिया गया, तो वो वंचित हो जाएँगे उस अवसर से, जो उनको ज़िंदगी में मिलना है। तो इससे बड़ा कोई काम मेरे हिसाब से नहीं हो सकता कि अगर बच्चों को सही समय पर शिक्षा का वो दरवाज़ा ना दिखाया गया, जिसके वो हकदार हैं, तो वो सबसे बड़ा उनके लिए नुकसान होगा। तो मेरा विशेष फ़ोकस है कि सब बच्चों को जी। शिक्षा का अधिकार मिले और बेहतर शिक्षा का अधिकार मिले। मैं बताना चाहता हूँ 4 या 5 स्कूल ऐसे हैं जिनको ₹1 में ज़मीन दी गई थी, नोएडा की तरफ से जी। जी। और उस समय नोएडा बसाने की ज़रूरत थी इसलिए दी गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रियायत कुछ नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है जो आपके हिसाब से और एम्प्लॉयमेंट वाला हिसाब, जब बच्चों के आप यहाँ स्किल सेंटर नहीं खोल सकते हैं। तो जब ग्रेटर नोएडा में इस समय 6 स्किल सेंटर काम कर रहे हैं, नोएडा में कोई स्किल सेंटर काम नहीं करता। तो जो ट्रेनिंग के लिए बच्चों को अवसर चाहिए, युवाओं को अवसर चाहिए, जितने पढ़े लिखे हैं, जिस तरह की और आज की नई एजुकेशन पॉलिसी में स्किल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्किल सेंटर्स भी बनने चाहिए और सरकार की तो भारत सरकार ने बहुत अपना प्रचार किया था स्किल सेंटर्स का और जो उनकी जो पूरी तमाम पॉलिसी थी। लेकिन नोएडा में भी मैंने देखा कुछ स्किल सेंटर्स ऐसे बने, जिनका सही तरह से उनको चलाया नहीं गया और फिर वो बंद हो गए। जहाँ हुँ। पर एक नाम मात्र के लिए लोगों ने क्योंकि सरकार कोई बेनिफिट दे रही थी शुरू कर दिया लेकिन उसका सही तरह से उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपका प्रतिनिधि होता है सर जो भी जिसको हम चुनते हैं उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ये देखने का कि सरकार की जो भी पॉलिसीज है उनका सही तरह से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। राशन कार्ड, विधवा पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ये वो चीजें हैं जो सालों-सालों से हर सरकार में गरीब जनता के लिए हमेशा उपलब्ध कराई जाती हैं। मैं नोएडा में जहाँ पर भी घूमी, हर जगह मुझे ये पता लगा कि कहीं पर भी विधवा पेंशन नहीं बनी हुई है। हम लोगों ने हुँ। प्रयास भी करे, कैंप भी लगाए, लेकिन यहाँ पे सरकार की पॉलिसी कुछ इस तरह की रही। राशन आप देखिए मतलब बहुत बड़े-बड़े दावे सरकार करती है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। इतने सारे लोग ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है या अगर राशन मिल रहा है कटौती हो रही है। तो ये किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन हुँ। की, प्रशासन की कोई सीधी जवाबदेही नहीं होती है जनता को। जनता को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जनप्रतिनिधि होता है। लेकिन जब आप नज़र नहीं रखते हैं, जब आप ये पता नहीं करते कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, तभी ये सब समस्याएँ आती हैं। मेरा ये मानना है कि अगर एक विधायक खड़े होकर ये बोले कि मैं अपने क्षेत्र स्कूलों द्वारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की मजाल है कि कोई हुँ। डिस्क्रिमिनेशन कर जाएगा। या गाँव के क्षेत्रों के भी बच्चों को अगर स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए, ये बात कोई खड़े होकर बोले। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कभी इस बारे में चर्चा नहीं हुई। किसी ने आगे आकर ये हुँ। बात नहीं करी और उसका कारण कहीं न कहीं जो जनता से जो आपका एक डिस्टेंस है, वो है। और हम जहाँ पर भी जाते हैं, ये मुद्दे हमें सुनने को मिलते हैं और ये मुद्दे हम लोग लगातार उठाने का काम करते हैं। हुँ। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो शायद आप ये राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएँगी, जी, वो है आवासीय नीति की। इस जी, समय जो एनसीआर में घर बन रहे हैं, खास तौर पर हम नोएडा की चर्चा करेंगे क्योंकि हम नोएडा में बैठे हैं। 2006 से मैं देख रहा हूँ, केवल बड़े लोगों के लिए घर बन रहे हैं। जी, बिल्डर बना रहे हैं वो भी, जिसकी कीमत 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक है। क्या आम आदमी वो मकान खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता।
तो जो आम आदमी है, गरीब है, जिसकी हैसियत 10 लाख 15 लाख तक की है, उसके लिए घर कौन बनाएगा? सरकार बना नहीं रही है। और बिल्डर के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो वो ईडब्ल्यूएस या एलआईजी मकान बनाए। तो उनके लिए मकान ना होने की नीति के कारण कॉलोनाइजर्स अपनी कॉलोनी काट रहे हैं, और वो कीमती जमीन जो एक नियोजन का हिस्सा हो सकती है, वो एक अनधिकृत कॉलोनी के रूप में और अनियोजित शहर के रूप में डेवलप हो रही है, जिसका खामियाजा पूरा शहर भुगतता है। जी। इस नीति पर क्यों नहीं विचार किया जाता कि केवल जिस तरह से सरकारें पहले जिम्मेदारी निभाती थी, गरीब वर्ग के लिए मकान खुद बनाती थी और सस्ती कीमत पर बनाती थी, क्योंकि घर जो है वो कारोबार के लिए नहीं है, घर जरूरत है आम आदमी की। तो वो घर को प्राइवेट सेक्टर से मुक्त करके सरकारें प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से घर बनाएं, सस्ती कीमत पर बनाएं, ताकि हर लोगों के घर के अधिकार को वंचित ना किया जा सके। आपका क्या कहना? देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा है। और नोएडा जैसे शहरों में क्योंकि यहाँ लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में और बढ़ेगी, यहाँ पर हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो बिल्डरों द्वारा बनाए हुए मकान खरीदे, इसके चलते उनको जो कच्ची कॉलोनियां काटी जाती हैं उसमें मकान खरीदना पड़ता है। और यहाँ पे जो नेक्सस है, जो भ्रष्ट तंत्र है, उसके चलते उसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है। आप रजिस्ट्री, जो नोएडा प्राधिकरण है वो रजिस्ट्री कर देता है। या तो उस समय ये कहना चाहिए कि ये गलत है, हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, रजिस्ट्री कर देते हैं, उसके बाद आप उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देते और अंधकार में उन लोगों का जीवन, बिना बेसिक जो सुविधाएं है उसके बिना उन लोगों को जीवन काटना पड़ता है। और बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसको एक सही तरह से यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन आज वो कच्ची कॉलोनियों में तब्दील हो गया है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। और उन जगहों पे अगर सही तरह से हाउसिंग का काम किया जाता तो बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को वहां पे हाउसिंग फैसिलिटीज मिल सकती थी। लेकिन जो हम मौजूदा सरकार का जो रवैया देख रहे हैं, क्योंकि जो सोशलिस्ट पॉलिसीज थी उनसे बड़ा दूर आज की हमारी सरकारें हट चुकी हैं। एक जो पूंजीवाद की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जहां पे हमने हर किसी को उनके हाल पे छोड़ दिया है कि पूंजीपति अपना काम करेंगे और जनता अपना जुगाड़ खुद करे। उसके चलते ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, आज के समय में ये कहना किसी सरकार का कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, उसको अपनी उपलब्धि बताना, मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यास्पद है। जहां पे इतने सालों बाद भी 21वीं शताब्दी में हमारे चैलेंजेस बदल गए हैं। आज आप अपना पल्ला ये कह के नहीं झाड़ सकते कि हम फ्री राशन दे रहे हैं। प्रॉपर हाउसिंग पे काम होना चाहिए। हमारे शहर में बहुत बड़ा बड़ा एरिया जो है वो स्लम्स में घेर रखा है। ना तो उन लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है और ना ही सरकार को और कॉमन जनता को कोई फायदा हो रहा है। तो मुझे लगता है हाउसिंग पे एक सही प्लानिंग बना के काम होना चाहिए। लेकिन पिछले 5 साल में हमने देखा है कि प्लानिंग को लेकर कोई भी काम इस शहर में नहीं हुआ है। हम लोग स्मार्ट सिटीज की बात करते थे, जब ये सरकार आई थी तो कहा था कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। पूरे देश में कोई नई स्मार्ट सिटी नहीं बनी, लेकिन नोएडा जैसी सिटीज जिनको स्मार्ट किया जा सकता था, वहां का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करके, वहां का सीवर सिस्टम बेटर करके, वहां की हाउसिंग बेटर करके, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि नोएडा क्योंकि एक प्लांट सिटी थी, एक प्लांट सिटी के रूप में बना था, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट तंत्र के चलते जो बहुत सारे एरियाज ऐसे बन गए जो प्लानिंग के बाहर रह गए। एक प्रॉपर एक हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा उनको प्लानिंग के तहत एक अधिकृत सिस्टम में लाने का, और वहां पे चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लीजिए, लेकिन बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज वहां पे डेवलप होनी चाहिए। अब हम आते हैं एक मूल सेक्टर जो औद्योगिक सेक्टर है, क्योंकि नोएडा 1976 में औद्योगिक एरिया के रूप में डेवलप हुआ था और धीरे धीरे यहाँ इंडस्ट्री लगनी भी शुरू हुई और इंडस्ट्री लगी भी है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में उस तरीके से विस्तार नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। धीरे धीरे इस नोएडा का स्वरूप बदल गया और यहाँ पर बिल्डरों को आवासीय क्षेत्र के लिए जमीन दी गई। तो यहाँ के औद्योगिक समस्याएं आपके, क्योंकि आपके साथ जुड़े होंगे लोग, मिले होंगे, तो औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, आप उन पर किस तरह से काम करेंगे? जी। देखिए, मैं जितने भी उद्योगों से जुड़े लोगों से मिली, सबसे पहले उन्होंने मुझे एक बात ये कही कि ये जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, ये हमें चोर की नजर से देखती है। जितनी भी पॉलिसीज हैं, खासकर टैक्सेशन से, जीएसटी से रिलेटेड, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि जिस तरह का रिलीफ हमें मिलना चाहिए। और बहुत सारे उद्योग, आप भी जानते हैं कि नोएडा से टेक्सटाइल का खासकर काम यहाँ से हट के बांग्लादेश और तमाम अलग अलग जगहों पे चला गया।
आज हम यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज नहीं डेवलप कर रहे हैं जिससे उद्योगों को कोई भी सुविधा मिले। जिस तरह से हमने गुड़गांव में देखा है कि जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया गया कि बड़े उद्योग या बड़े एमएनसीज आकर काम करें, नोएडा में इस तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं है उनको फैसिलिटेट करने का। जो फिक्स चार्जेस हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, सबका ये कहना था कि कोविड में हम लोगों ने भी बहुत सफर किया, उद्योगों ने बहुत सफर किया, लेकिन कोई रिलैक्सेशन उनको कहीं पर नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है, क्योंकि वैसे तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, ये कोई छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल का मुद्दा नहीं है, लेकिन नीतियां ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप उद्योगों को एक प्रोत्साहन दें, उनको एक सपोर्ट सिस्टम उनके लिए क्रिएट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो सरल हो, ताकि उद्योग अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करें, उनको ये ना लगे कि हम प्रेशर में हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि तुरंत छापे पड़ जाते हैं और तमाम अधिकारी आकर हम लोगों को परेशान करते हैं, हमें पता नहीं चलता, अगर थोड़ा भी हमारे पार्ट पे थोड़ी भी गलती हो जाए तो हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जैसे हम क्रिमिनल्स हैं। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कहना था कि कोई भी छोटा अधिकारी भी आकर हम लोगों को जिस तरह से हरास करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कल्चर को बदलने की जरूरत है, और फिर वही बात कि आपके लोकल जनप्रतिनिधि ऐसे होने चाहिए जो एक उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चले, अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो उसको ऊपर के लेवल पे वो लोग सॉल्व करवाएं। और एक सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी, खासकर कि अभी जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उनके चलते, और जो लगातार जो चाइना में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की हुई है उसके चलते कुछ रिलीफ हम लोगों को अपने उद्योगों को देना पड़ेगा ताकि वो अपना काम बढ़ा सके। अब आते हैं हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो इशू हैं, एक जिला अस्पताल है, एक सेक्टर 39 में बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्डिंगों में बहुत भारी भरकम पैसा खर्च हुआ है। अगर वहां पे कोई भर्ती होता सेक्टर 30 के अस्पताल में तो उसको डॉक्टर दिल्ली रेफर कर देते हैं अगर कोई गंभीर बीमार है। इसी तरीके से ईएसआई अस्पताल है, अगर कभी ईएसआई अस्पताल जाएं तो देखें कितने लोग रजिस्टर्ड हैं और कितने डॉक्टर सुविधाएं हैं, उनका बजट क्या है, कभी बढ़ाया नहीं बढ़ाया, क्योंकि क्राइटेरिया हर बार ईएसआई का बढ़ता गया, श्रमिकों का दायरा बढ़ता गया, लेकिन उनको कभी सुविधा नहीं मिली। इस पर आपका क्या कहना? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा जिला है, बहुत पॉपुलेटेड जिला है, और पूरे जिले में एक ही जिला अस्पताल होना, पहले तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पर और सरकारी फैसिलिटी क्यों नहीं है। अभी 2 या 3 हफ्ते पहले की बात है, हमने एक खबर पढ़ी थी कि जिला अस्पताल में एक महिला पहुंची जो गर्भवती थी, और उसकी डिलीवरी करने के लिए एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। आया ने डिलीवरी करी और जो नवजात बच्चा था उसकी जान चले गई। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोएडा जैसे शहर में, दिल्ली से सटे हुए शहर में, इस तरह की खबर आना, जो कि हम अक्सर पिछड़े इलाकों से सुनते हैं कि डॉक्टर ना होना। अभी कोविड के केसेस में भी, अभी बच्चों के जब कोविड के केसेस आए नोएडा में इस वाले पिछले महीने में, तो ये पता चला कि हमारे जिला अस्पताल में कोई बच्चों के डॉक्टर मौजूद नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो स्टाफ की प्रॉब्लम आती है, और आए दिन हम देखते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो हमारे जिला अस्पताल में हैं वो लोग किसी ना किसी धरने पे बैठे होते हैं, उनको समय से उनकी जो सैलरीज हैं वो नहीं मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी है जिला अस्पताल को लेकर। मुझे लगता है कि नोएडा में पहले तो एक अलग से अस्पताल होना चाहिए जो कि जिला अस्पताल से हटके मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ पर होना चाहिए। मैंने अपने मैनिफेस्टो में 2 अस्पतालों की बात करी है, एक तो महिला अस्पताल की, क्योंकि बहुत पॉपुलेटेड क्षेत्र है, हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो बहुत महंगे प्राइवेट अस्पताल में जाए। महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए एक महिला अस्पताल बहुत जरूरी है। दूसरा, एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बहुत जरूरी है, क्योंकि नोएडा में एक आम डॉक्टर की फीस भी बहुत ज्यादा है। अगर आप दिल्ली से या किसी और शहर के कंपैरिजन में देखिए, कम से कम 3 गुना यहाँ पे डॉक्टर्स की फीस है। और अगर किसी को कोई खतरनाक बीमारी हो जाए तो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की तो बहुत ही ज्यादा, जो कि एक आम आदमी दे ही नहीं सकता। ऐसे में सरकारी अस्पताल की यहाँ जरूरत है, और मैंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि 2 यहाँ सरकारी अस्पतालों की जरूरत है, एक महिला अस्पताल, एक सुपर स्पेशलिटी। इसके साथ ही साथ जो हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, हम आए दिन देखते हैं उन पे ताला लगा रहता है। अगर पता किया जाए तो पता लगता है कि डॉक्टर साहब किसी सरकारी ड्यूटी पे हैं, कहीं और हैं, वो लोग वहां आते ही नहीं है। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि उन पे ध्यान रखा जाए, रेगुलर रिपोर्ट ली जाए कि जो सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स आदि हैं वो पीएचसी में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि पीएचसी का जो एक अहम रोल होता है फर्स्ट लेवल डायग्नोसिस में और फर्स्ट लेवल
जो आपको जो सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा, और पीएचसीज के नहीं चलने की वजह से ग्रामीण जनता को भी लगातार फोर्टिस और तमाम बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। तो पीएचसीज को भी हमें उनकी वर्किंग भी बेटर करने का काम करना है। विनोद जी 4 मिनट। इसकी खास वजह है कि क्योंकि आज भी इतना बड़ा शहर होने के बावजूद ये ब्लॉक विसरक के अंतर्गत आता है, जबकि यहाँ पर जो नगर मजिस्ट्रेट बैठते हैं, अभी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम शुरू हो गया, डीएम के जो अधिकार हैं वो आज भी उतने नहीं हो पाए हैं, उनमें भी सुधार की जरूरत है। एक और अभी बड़ा इशू ये है कि आपने देखा होगा कि जो डीटीसी बस चलती थी नोएडा में पहले, और आज भी चलती है, लेकिन रोडवेज की बस बंद हो गई, जो नोएडा की सिटी बस बंद हो गई, डीटीसी की बस का कभी रिव्यू नहीं किया गया। अगर हमारे पास सिटी बस नहीं है तो क्या हम डीटीसी बस का रिव्यू नहीं कर सकते हैं? डीटीसी की बस का रिव्यू किया जाए और जो बस रूट चल रहे हैं उनको नए सिरे से एक्सटेंड किया जाए, इस बात पर भी फोकस किया जाए। मेरा ये आपकी जानकारी में लाना, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं जी और जगह जगह जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है और इसके बारे में थोड़ा सा अतुल जी भी बताएंगे। जी जी अतुल जी। जी सो जैसे कि समय की निर्धारिता है, हमारे पास मात्र 4 मिनट ही शेष बचे हैं। तो पंकज जी, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं कि हंसराज कॉलेज से आप पढ़े हुए हैं, डॉक्टर आरती और डॉक्टर केसी पाठक जी की आप सुपुत्री हैं, तो दिल्ली से आप आई हैं, मैं भी वहीं से आया हूं। तो क्या आपको लगता है कि नोएडा जैसे विधानसभा में, मैं शहर के नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, जो अभी बनी है 2012 में, फिर 14 में, 17 में और 22 में, यानी अब 18वीं विधानसभा की आप तैयारी कर रही हैं, क्या लगता है इस क्षेत्र में, क्योंकि यह पॉलिटिकल है, भाजपा का कब्जा है इस क्षेत्र पर, तो आप इसको किस स्तर पर देखती हैं कि आप कितना उनको टक्कर दे पाएंगी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं के रूप में? देखिए, मैंने पिछले कई चुनाव इस क्षेत्र के देखे हैं और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर भाजपा से सही तरह से लड़ने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे आज 70% जो क्षेत्र है वो शहरी हो गया है। जो लोग बाहर से आपके और हमारे जैसे, मैं दिल्ली में, जैसे दिल्ली से आई हूँ, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग प्रदेशों से, कोई पंजाब से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई और कहीं से है। तो सपा बसपा उनके लिए ऑप्शन नहीं है। उन लोगों को सिर्फ नेशनल पार्टीज समझ में आती हैं, यानी भाजपा और कांग्रेस। और इस क्षेत्र में अगर भाजपा का कोई ऑल्टरनेटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज जब मैं सोसाइटीज और सेक्टर्स में जाती हूँ तो लोग ये कहते हैं कि हम लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते थे, लेकिन पिछली बार गठबंधन में आपका कोई कैंडिडेट नहीं था, या पहले कोई इस तरह से कैंडिडेट चुनाव लड़ा नहीं, इसलिए हम वोट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भाजपा को कोई टक्कर दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि सपा बसपा का ग्रामीण क्षेत्रों के बाहर कोई जनाधार नहीं है। और आज लोग कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा को बहुत बार समर्थन दिया। और सबसे बड़ा कारण ये है कि स्थानीय विधायक जो हैं, 5 साल क्षेत्र में उनका ना होना, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि अगर हम यहाँ का अपना एक स्थानीय विधायक चुनते तो उसका हम लोगों को फायदा रहता। 5 साल जो हमारे विधायक इस क्षेत्र में नहीं आए, उसके चलते लोगों में बहुत नाराजगी है। और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो हमारा अभियान है, उसके तहत जो महिलाओं का जो समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है वो ऐतिहासिक है। कभी इतनी बड़ी संख्या में, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं निकल के आती हैं, मुझे अपने घर के अंदर ले जाती हैं और घेर लेती हैं और कहती हैं हमारी बात सुनो। तो मुझे लगता है कि महिलाओं में इस बार चुनाव को लेकर बहुत जबरदस्त उत्साह है, जो कि मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं कई चुनाव देख चुकी हूँ, लेकिन पहली बार मैं महिलाओं में ये उत्साह देख रही हूँ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, अब लास्ट 30 सेकंड्स, आखिरी सवाल है। ओके, या 30 सेकंड्स जी, कि अगर आप, क्योंकि आप चुनाव में जा रहे हैं, घोषणा पत्र का पूरा विस्तार तो नहीं कर सकते, लेकिन 4 या 5 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आप काम करना चाहेंगी, वो बताइए संक्षिप्त में। देखिए, पहला तो मुद्दा ये है कि जो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे रजिस्ट्रियां हुई हैं, जो कच्ची कॉलोनियां हैं, वहां पे बिजली पहुंचाना, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना, क्योंकि अंधकार में वो सब लोग रह रहे हैं। दूसरा मुद्दा है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे जो हम लोगों के घरों पे जो हमारा मालिकाना हक नहीं है, हमारा टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, हमारे नंबर नहीं है मकानों में, तो वो मालिकाना हक दिलवाना। तीसरा, जो सोसाइटीज में हमारे लोग रहते हैं जिनकी पेंडिंग रजिस्ट्रीज है या बिल्डर बायर इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व कराना। और चौथा, यहाँ का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूरे शहर में खुली नालियां हैं और आए दिन बच्चे, जानवर, सब तरह का हम देखते हैं कि नालों में गिर रहे हैं, नालियां कवर्ड नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, उसको, सीवर सिस्टम को, क्योंकि जो पुराने सेक्टर है यहाँ के, उनमें जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, तो सीवर सिस्टम, यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की नालियां,
यहाँ का ये जो पूरा सिस्टम है, और पानी का इशू, क्योंकि टीडीएस की बहुत बड़ी समस्या है, तो पानी का इशू भी रिजॉल्व कराना है, वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतर करना, बेसिकली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लिए एक प्राथमिकता है। बहुत धन्यवाद। बहुत आपने पूरी विस्तार से पूरे नोएडा विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दी है। और चलते चलते एक अपील हम फिर करते रहेंगे कि नोएडा विधानसभा के साथ साथ सभी विधानसभा में जहां भी चुनाव हो रहा है 10 फरवरी को अधिक से अधिक लोग मतदान करें। और इसके साथ में जो आपने मुद्दे उठाए, हमें उम्मीद है कि चुनाव के बाद भी उन मुद्दों पर हम बैठ के आपके साथ ऐसे ही कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको ड्राफ्ट बनवाकर और सरकार से नीतियां लागू कराकर हम जी आगे बढ़ते चलें ताकि जनता का फायदा हो। अतुल जी। जी बिल्कुल सही विनोद जी। और पंखुड़ी मैम, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे मैं चाहूंगा। ये सवाल कई कांग्रेस नेताओं से आ रहा है कि क्योंकि मैम ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, सो आई वुड लाइक मे बी इट शुड बी अ बैलेंस आंसर। क्योंकि मैम इस क्षेत्र में कई लोग कई सालों से मेहनत कर रहे थे, मेरा इशारा आप समझ रही हैं, और एक नया चेहरा आता है, तो कैसे आप पुराने वर्कर्स को, कांग्रेस सेवा दल हो चाहे और, उनको साथ ले उनको आप चलेंगी, ये कैसे आप आश्वासन देती हैं जनता को भी और अपने कांग्रेस वर्कर्स को? 30 सेकंड्स में क्लोजिंग स्टेटमेंट में। देखिए, कांग्रेस के तमाम लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। हर चुनाव में होता है और हर दल में होता है कि अनेकों लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन पार्टी बहुत सोच समझ के और अपना निर्णय लेती है। और हमारे यहाँ 40% क्योंकि महिलाओं को भी हमने इस बार हिस्सेदारी दी है, और पार्टी ने अनेकों सर्वे कराए, उसमें जो नाम निकल कर आया उसके आधार पे सभी जगह पे टिकट दिए गए हैं। जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी हैं वो लगातार हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और मेरी तरफ से मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, चाहे कोई व्यक्ति कांग्रेस का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो भी आगे आकर मदद करना चाहे, जो किसी भी दल का ना हो, उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। और मैं मन में द्वेष रखने वाले या किसी के प्रति कोई गलत चीज धारणा रखने वाले लोगों में से नहीं हूँ, तो मैं हमेशा जो भी आना चाहे, मदद कराना चाहे, वो वेलकम है। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर ऑस्पिशियस टाइम। और बहुत ही सही बात कही है कि गांव, गरीब, किसान, निर्धन, निर्दल, उपेक्षित, उपासित, पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े लोगों की बात करनी है। क्योंकि बाहरों के आगे जाना है तो केवल चांद तारों की बात करनी है, और समुद्र के पार जाना है तो सिर्फ किनारों की बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंखुड़ी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर टॉकिंग टू यू। धन्यवाद आपका बहुत जी, धन्यवाद। आपने सहयोग दिया, टाइम थैंक यू। दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इलेक्शंस मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।